वर्ल्ड क्राइम्स बाय एसएल प्रेजेंट्स द केस ऑफ हारुका वीज़र। हारुका वीज़र उच्च महत्वाकांक्षाओं वाली एक महत्वाकांक्षी छात्रा थी जिसने एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग डिग्रियां हासिल करने के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। लेकिन एक दिन एक दोस्त को मैसेज करने के बाद कि वह कैंपस से घर जा रही है, वह अचानक गायब हो जाती है। हारुका अगली सुबह कॉलेज भी नहीं आती है और बीतते समय के साथ जब उसकी कोई खबर नहीं आती है तो उसके परिवार वालों की चिंता बढ़ जाती है। और दुख की बात तो तब होती है जब सभी ढूंढने वालों के लिए एक भयानक सच उनका इंतजार कर रहा होता है। हे गाइस, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और हिट लाइक बटन। हारुका का जन्म 20 जून 1997 को पोर्टलैंड, ओरेगन में हुआ था। वह अपने पिता थॉमस वाइजर, माँ यासुओ सुनामाइन, छोटे भाई नाबुरो और बहन नाओमी सहित 5 लोगों के बेहद प्यार करने वाले परिवार में पैदा हुई थी। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, हारुका का जन्म एक अमेरिकी जापानी परिवार में हुआ था। इसीलिए उसके माता पिता ने दोनों कल्चर्स का सम्मान करते हुए अपने तीनों बच्चों के नाम को अमेरिकी और जापानी नाम को मिलाकर रखा था। हारुका का पूरा नाम वास्तव में हारुका गिउलियानो सुनामाइन वाइजर था। हारुका का परिवार एक दूसरे के बहुत करीब था। अक्सर वह एक साथ छुट्टियां मनाने जाते थे और इसी खुशहाल परवरिश की वजह से हारुका शिक्षा में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। उसने प्राथमिक विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने हाई स्कूल के वर्षों में गणित और विज्ञान दोनों में विशेष रूप से कुशल हो गई थी। उसकी सफलता से उसका परिवार और उसके आसपास के लोग भी बहुत खुश थे। वह बहुप्रतिभाशाली और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवा लड़की के रूप में जानी जाती थी। अपनी किशोरावस्था में आते आते हारुका ने पाया कि उसे नृत्य और रंगमंच दोनों क्षेत्रों में रुचि है। 12 साल की उम्र में वह अपने माता पिता से उसे बैले सीखने के लिए भेजने की विनती करती है और उसकी आंखों में जुनून देखकर जब वह 13 साल की हुई तो वे उसे अपनी पहली कक्षाओं में ले गए। इस पल ने हारुका के लिए सब कुछ बदल दिया था और यद्यपि उसे अपना असली जुनून मिल गया था, फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह एक बेहद ही खुशमिजाज लड़की थी जो पढ़ाई में तो अव्वल थी ही, उसकी हॉबीज भी अच्छी थी और उसके मित्र भी बहुत ही अच्छे थे। अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद और अपने पैशन को आगे जारी रखने के लिए उसने टेक्सास विश्वविद्यालय में थिएटर और कला दोनों में दोहरी पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और एक दिन डॉक्टर बनने की उम्मीद में एडमिशन ले लिया। स्वाभाविक रूप से उसका परिवार और दोस्त उसके दूसरे राज्य में पढ़ाई करने के लिए जाने से दुखी थे और इसलिए 2015 में अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में उसे अपने आप को इस नए वातावरण में डालने में कुछ परेशानी तो जरूर हुई, लेकिन चुनौती का सामना करते हुए उसने खुद को वहां बहुत जल्दी स्थापित कर लिया और कई नए दोस्त भी बना लिए और अपने पहले ही वर्ष में विश्वविद्यालय के कुछ स्टेज नाटकों में पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन 4 अप्रैल 2016 को ये सब बदल गया। हारुका अपनी पढ़ाई के प्रति काफी सीरियस थी और जब वह कॉलेज नहीं आई तो उसके दोस्तों को ये सब कुछ अजीब सा लगा और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया अन्य लोग अधिक चिंतित होते गए। न तो उसके शिक्षक और न ही उसके दोस्त हारुका को कांटेक्ट कर पाए और इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्थानीय पुलिस विभाग में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। फिर जहां वह रहती थी पुलिस ने वहां से खोजबीन करना शुरू किया। उसके साथ रहने वाली दूसरी लड़कियों से भी पुलिस ने बातचीत की, पर उनका कहना था कि वह नहीं जानती कि रात को हारुका घर लौटी भी थी या नहीं। फिर दिन ढलता गया पर हारुका का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने परिसर के बाहर अपनी खोजबीन चालू की और ऐसा करने के कुछ ही समय बाद उन्हें कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। जिस रास्ते से हारुका अपनी कक्षा से घर आती थी उसका अनुसरण करते हुए उसके दोस्त उस रास्ते का पता लगाने में सक्षम थे, क्योंकि एक रात पहले भी उसने वही रास्ता घर आने के लिए लिया था और जिस समय उसने अपना आखिरी संदेश भेजा था उस समय रात के लगभग 9:30 बजे थे। सूर्यास्त के बाद वह रास्ता काफी असुरक्षित हो जाता था। ये बात हारुका को पता थी, तभी वह जब भी अपनी डांस क्लास से घर आने के लिए चलती थी तो वह अपनी हाउसमेट्स को मैसेज लिखकर बता देती थी। लेकिन चिंता की बात ये थी कि उस रात उसके मैसेज के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भवन के पीछे वालर क्रीक नाम की एक छोटी नदी थी जो पूरे कैंपस में फैली हुई थी, पर खोजी दलों द्वारा उस एरिया की तलाशी लेने के बाद वे कुछ बहुत ही भयानक समाचार लेकर वापस आते हैं। एक युवा महिला मृत पाई गई थी। उसके शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान थे। वह आंशिक रूप से कपड़े पहने हुई थी और नदी के किनारे पर 2 पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी, पत्तों से ढकी हुई थी। उसके गले में रस्सी बंधी हुई पाई गई थी जो मौत के संभावित कारण का संकेत दे रही थी।
अधिकारियों को एक चश्मा व हथौड़ा भी मिलता है, जो कि शायद उस कत्ल के दौरान इस्तेमाल किया गया था। शुरू से ही माना जा रहा था कि शव हारुका का है, और दुर्भाग्य से फोरेंसिक जांच के बाद ये शक सच में बदल जाता है। फोरेंसिक के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि उसकी खोज से लगभग 24 घंटे पहले उसे कैंपस के पास वाली नदी में मार के फेंका गया था, लेकिन वास्तव में उसके साथ क्या हुआ इसका खुलासा होना अभी बाकी था। हारुका के हत्यारे के बारे में पुलिस को अभी भी कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए पुलिस ने उस पूरे कैंपस में सभी छात्र छात्राओं को अलर्ट कर दिया था। जिस रास्ते से हारुका घर जा रही थी उस रास्ते पर पहले से ही कैमरे लगे हुए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज मंगवाकर उसकी जांच शुरू करती है। उनमें से एक कमरे की फुटेज में पुलिस को एक आदमी लाल या पिंक कलर की बाइक पर, जिसने पीछे बैग टंगा हुआ था, जाता हुआ दिखाई देता है। उस आदमी की पहचान के लिए पुलिस वह फुटेज पब्लिक में रिलीज कर देती है, पर कोई भी उस आदमी को पहचान नहीं पाता। पर जो बैग उस आदमी ने टांगा हुआ होता है, हारुका की हाउसमेट्स के द्वारा वह पहचान लिया जाता है। वह पुलिस को बताती है कि वह बैग हारुका का ही है। पुलिस विभाग द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ऑस्टिन फायर डिपार्टमेंट पुलिस को एक बात बताते हैं। जिस रात हारुका की हत्या हुई उसी रात मेडिकल आर्ट स्ट्रीट पर स्थित एक स्टोरेज फैसिलिटी में आग लग गई थी, और घटनास्थल पर जाने के बाद उनको पता चला कि यह एक नकली आग है। फिर आसपास देखने पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, और उसके आसपास की सामग्री के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से वहां बैठा था। उसने हमें बताया कि वो खुद को गर्म रखने में मदद करने के लिए चीजें जला रहा था, जो कि निष्पक्ष रूप से उस स्थानीय क्षेत्र में बेघर लोगों के लिए काफी आम है, खासकर ठंड के महीनों में। चूंकि वह केवल 17 वर्ष का था, इसलिए हमने उसे बेघरों के लिए स्थानीय लाइफवर्क्स आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। फिर उस तक फुटेज देखने के बाद फायर डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि यह वही आदमी है। फिर पुलिस वहां जाती है जहां वह आदमी आग लगाकर बैठा हुआ था। वहां की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक बूट, एक जली हुई कॉलेज नोटबुक और एक काली जैकेट के साथ लाल बाइक दिखाई देती है, और जैकेट की जेब के अंदर देखने के बाद उन्हें हारुका की एक रसीद मिलती है। अब पुलिस को लग रहा था कि उस आदमी का हारुका के मर्डर से कुछ तो लेना देना है। ये सबूत पुलिस के लिए काफी था उस आदमी को अरेस्ट करने के लिए। पुलिस उस आदमी को खोजने के लिए लाइफवर्क्स आश्रम जाती है, पर हैरानी की बात ये होती है कि जब पुलिस आश्रम पहुंचती है तो वह आदमी भी वही होता है। अंततः 17 वर्षीय व्यक्ति की पहचान मिखाइल क्रेनर के रूप में की गई। शुरुआत में मिखाइल को आग में सबूत को जलाने के कारण सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसके सामान की तलाशी के बाद जांचकर्ताओं को पोर्टलैंड स्टिकर वाला एक मैकबुक मिलता है, जो दुखद रूप से हारुका के लैपटॉप के विवरण से मेल खाता था, और इसलिए इस ताज़ा जानकारी को ध्यान में रखते हुए उसकी गिरफ्तारी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ से संदिग्ध हत्या में बदल दिया जाता है। अप्रैल 8 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट प्रेस वालों को बताते हैं कि उन्होंने एक आदमी को हारुका की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है, और उसका नाम मिखाइल है, पर वह यहाँ कहाँ से आया है और उसका मकसद क्या है यह अभी जानना बाकी है। खैर, उपलब्ध जानकारी काफी स्पष्ट है, लेकिन मिखाइल का जन्म वर्ष 2000 में उसकी मां से हुआ था, जिसका नाम अज्ञात है। अफसोस की बात है, ये सिर्फ एक और मामला था जिसमें गलत पालन पोषण शामिल है, क्योंकि मिखाइल की मां एक अच्छी औरत नहीं थी। बच्चे के स्वास्थ्य के बजाय वह नशीली दवाओं और शराब की लत को लेकर अधिक चिंतित थी, जिसका दुखद अर्थ ये था कि उसका बेटा मिखाइल ब्रून अल्कोहल सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था। ब्रून अल्कोहल सिंड्रोम कम उम्र में मस्तिष्क के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसी वजह से पहले उसे अपनी नानी के घर और बाद में फोस्टर पेरेंट्स के घर भेज दिया गया था, पर वह जहां भी गया उसे वहां बहुत ही एब्यूज का सामना करना पड़ा था। 2009 में एक बार उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बहुत मारा था। ये देखकर पड़ोसियों ने पुलिस भी बुला ली थी। पुलिस ने वहां आकर उसकी नानी को अरेस्ट कर लिया था। फिर $2000 की फाइन पर उसको छोड़ दिया गया था। इस दुर्व्यवहार ने लड़के को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। इसके ऊपर उसकी दादी ने उसको घर छोड़ने के लिए बोल दिया था। इसलिए केवल 16 साल की छोटी उम्र में मिखाइल आधिकारिक तौर पर बेघर हो गया था। इसके बाद वह ऑस्टिन तक 370 मील पैदल चल के पहुंचा, और फिर वहां पहुंचने के बाद वह सारा दिन सड़कों पर भटकता रहता था। जहां जगह मिलती थी वहीं सो जाता था। पुलिस ने मिखाइल को जब गिरफ्तार किया था तो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उससे मिलकर पुलिस को बताया कि उसकी बुद्धि एक औसत 17 वर्षीय लड़के की तुलना में बहुत कम थी, पर वह जानता था कि उसने जो कार्य किया है वह गलत भी है और दंडनीय भी।
अन्यथा उसने उसके शरीर को छिपाने या उसके सामान को जलाने की कोशिश नहीं की होती। फिर सारे एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने इस तरह से सोचा कि उस रात वहां क्या हुआ होगा। उस रात 9:30 बजे हारुका अपनी डांस क्लास खत्म करके घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वह अपनी फ्रेंड को मैसेज लिखकर बताती है कि वह उसी रोड से गुजर रही है जो बहुत सुनसान है। तभी एक सीसीटीवी कैमरे ने मिखाइल को उसी मार्ग पर खड़ी एक वैन के आसपास छिपते हुए कैद कर लिया था। माना जा रहा था कि उसका शुरुआती मकसद इस वैन का कांच तोड़ के इसमें चोरी करना था, पर जब उसने हारुका को पहाड़ी से उतरते हुए देखा तो उसका ध्यान उसकी ओर चला गया। उस समय वहां केवल वह दोनों ही थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था कि जब वह घर वापस आ रही थी तो मिखाइल ने अपनी बाइक रोककर उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। मिखाइल 6 फुट 2 इंच का था। फिर एक जगह उसने उस पर हमला कर दिया। वह अपने आप को बचा न सकी। पहले मिखाइल ने उसका बलात्कार किया, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसको वही मार दिया। मिखाइल ने हारुका का जिस रस्सी से गला घोंट था वह कहां से आई थी, पुलिस को ये बात कभी भी पता नहीं चल सकी। इसके बाद हारुका की लाश को रस्सी के सहारे घसीटते हुए वह नदी के किनारे ले गया और उसे 2 पत्थरों के बीच रखकर मलबे और पत्तों से छिपा दिया। इसके बाद मिखाइल जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटा, अपनी बाइक उठाए और फिर घटनास्थल से चला गया। थोड़ी देर बाद उसे सीसीटीवी में धीरे धीरे वहां से अपनी बाइक ले जाते हुए देखा गया। हारुका की सारी चीजें लेकर मर्डर वाली जगह से फिर मिखाइल स्टोरेज यूनिट जाता है। वहां जाकर वह सो जाता है। फिर अगले दिन जब उसे एहसास होता है कि रात को उसने कैसा घिनौना काम किया है तो सबूत मिटाने के लिए वह हारुका की चीजें जलना शुरू कर देता है। इस मामले की कानूनी कार्यवाही लंबी और जटिल होने वाली थी। मिखाइल को आधिकारिक तौर पर जून 2016 में हत्या, डकैती, अपहरण के प्रयास और यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया गया था और उसके मुकदमे की तारीख 2017 के मार्च के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि उस प्रारंभिक तारीख को तब रद्द कर दिया गया था जब ये पता चला कि इस मामले की डीएनए प्रोफाइलिंग में भारी समस्या है। उस समय अनुभवहीन और अप्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण पुलिस विभाग की फोरेंसिक प्रयोगशालाएं जुलाई 2016 में बंद कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि हर महीने केवल 20 सैंपल्स को संसाधित किया जा सकता था। इतना समय बीतने के कारण पुलिस विभाग को बड़े पैमाने पर बैकलॉग का सामना करना पड़ रहा था। अंततः अधिकांश डीएनए सबूतों को खत्म कर दिया गया और दुर्भाग्य से ये सैंपल्स अब अदालत में अमान्य समझे गए, क्योंकि मिखाइल हारुका की डेथ के समय 17 साल का था, इसीलिए उसे मौत की सजा नहीं मिल सकती थी। फिर 7 महिलाओं और 5 पुरुषों की एक जूरी को पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के विभिन्न टुकड़े दिखाए जाते हैं, जिनमें रस्सी, हारुका के कपड़े और विभिन्न सामान शामिल थे। उपलब्ध सबूतों में से सबसे खतरनाक सबूतों में से एक मिखाइल का प्रिस्क्रिप्शन चश्मा था, जो उस जगह के ठीक बगल में पाया गया था जहां हारुका का शव मिला था। उनके चिकित्सक ने पुष्टि की थी कि ये वास्तव में मिखाइल का ही एक यूनिक किस्म का चश्मा है। मिखाइल हारुका का कत्ल करने के इल्जाम को मानने से इनकार कर देता है। वह जूरी को कहता है कि हारुका की मौत के समय वह एक अस्पताल में था और अपना फोन चार्ज कर रहा था। हालांकि इस बात के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने आगे जूरी को बताया कि हारुका का बैग तो उसको रास्ते में पड़ा हुआ चला था और क्योंकि वह एक होमलेस इंसान है, इसीलिए उसने वह बैग उठा लिया ताकि वह ये देख सके कि उसमें कोई कीमती चीज तो नहीं है। ये सब वह कोर्ट को खुद ही बता रहा था, क्योंकि लॉयर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर जूरी कुछ समय के लिए वहां से चली जाती है ताकि वापस आकर अपना फैसला सुना सके। यह फैसला लेना जूरी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस को जो भी एविडेंस मिले थे वह सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। जूरी को फैसला लेने में 10 घंटे का समय लग जाता है। आखिरकार जूरी के बीच काफी लंबी और भीषण बहस के बाद मिखाइल क्रेनर को हारुका वीसा की हत्या का दोषी पाया गया, इसलिए उसे 40 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। हारुका का परिवार कोर्ट में उपस्थित था और जूरी के वर्डिक्ट के बाद उसके पिता थॉमस ने निम्नलिखित कहा, हारुका ने खुद को नहीं मारा, तुमने उसका खून किया है, लेकिन वह व्यर्थ नहीं मरी। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसने अपनी मृत्यु से कितने लोगों की जान बचाई है। वह तुम्हारी पहली शिकार थी, पर अगर तुम पड़े न जाते तो न जाने और कितने मासूम लोगों को मार देते। जब फैसला सुनाया गया तो मिखाइल चुप था और जब थॉमस ने उसे एक महत्वाकांक्षी सीरियल किलर कहकर बुलाया तो उसने कोई भावना नहीं दिखाई। उसको अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं हो रहा था।